गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने बच्चों जो पढ़ा है हम उसे रिवाइज करते हैं। एक बार जल्दी से देख लीजिए ताकि हम नेक्स्ट आर्टिकल पे जा सकें। मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस कागज के प्लेन के अंदर की ओर है, और इस कागज पर v वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल, सपोज q चार्ज है, वो मूव कर रहा है। +q मान लेते हैं। तो अगर वेक्टर लॉ से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो फोर्स लगेगा अगर प्लस है तो v इधर को है और b इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंडेड v क्रॉस b स्क्रू लॉ लगाएंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने कल करके भी दिखाया था, मेरे ख्याल से यहाँ पर होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा, ये था। तो मैंने यहाँ पर करके भी दिखाया आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट से तो मैग्नेटिक फील्ड ये आया था, फोर्स की डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा v का, केवल डायरेक्शन बदलेगी। और हर बार आप v क्रॉस b करेंगे तो वो v के परपेंडिकुलर लेफ्ट साइड में आते जाएगा। और क्योंकि मैग्नीट्यूड वही है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली स्थिति आ जाएगी, जिसमें q टाइम्स v क्रॉस b या q v b sin 90 जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो उससे आपको पता लगेगा कि ये पार्टिकल किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक फिक्स टाइम के बाद चक्कर लगाएगा। तो अब आप इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड पूरा बाउंड्री 2πr की है, वेलोसिटी v है, तो टाइम आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आज ये है कि अगर आप कभी ये स्थिति हो कि अगर यहाँ पर b मैग्नेटिक फील्ड है और ये v है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तब क्या करें? तो हम इसके दो कंपोनेंट तोड़ लेंगे। ये जो होगा v पैरेलल वो v क्रॉस थीटा के बराबर होगा, और v परपेंडिकुलर v साइन थीटा के बराबर। जो v पैरेलल है वो b के पैरेलल है, तभी उसका नाम v पैरेलल रखा है। तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल है, उस पर तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। क्या ये क्लियर है? Yes. f पैरेलल कितना हो जाएगा? q टाइम्स v पैरेलल क्रॉस b। और क्योंकि दोनों दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इसका? 0। तो जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो v पैरेलल विल रिमेन कांस्टेंट। तो जो v पैरेलल है वो उतना ही रहेगा। और अब दूसरा केस क्या आया? v परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू v। तो ये कल वाला केस हो गया। फिर अब v परपेंडिकुलर b के परपेंडिकुलर है, तो जो f परपेंडिकुलर होगा वो q टाइम्स v परपेंडिकुलर क्रॉस। तो ये सेम सिचुएशन हो गई अब जो कल वाले सवाल में। तो इसमें क्या होगा? सर्कुलर मोशन। तो वेलोसिटी है, दो कंपोनेंट है, एक आपको गोल गोल घुमाएगा, एक आपको आगे बढ़ा देगा, क्योंकि उसमें कोई बदलाव हो नहीं रहा है। पी पैरेलल में कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में। तो दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा? कैसा पाथ आ जाएगा? Alex. हेलिक्स या हेलिकल पाथ।
जिसमें सर्कल का रेडियस पता लगेगा वी परपेंडिकुलर वाले उससे, और हेलिक्स आगे हर बार कितना आगे बढ़ जाता है दो सर्कल के बीच की दूरी, वो किससे पता लगेगी? वी पैरेलल से। क्या ये समझ में आया? एक बार समझा दी। अच्छा, कल वाला सवाल में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थे। हमने ये कहा कि अगर कभी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर ना हो, बल्कि उनके बीच एक एंगल थीटा हो, तो क्या होगा? तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट तोड़िए, वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर। वी पैरेलल बेटा वी क्रॉस थीटा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो एफ पैरेलल 0 होगा उस पर, तो फोर्स ही नहीं लगेगा तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो इस टाइम वी पैरेलल कांस्टेंट बना रहेगा। कांस्टेंट बना रहने का मतलब वो भी वेलोसिटी है, तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना उसकी डायरेक्शन बदलेगी वी क्रॉस थीटा की, तो वो एक ही लाइन में आगे बढ़ेगा। और वी परपेंडिकुलर के बारे में सोचिए, तो वी परपेंडिकुलर आपका ठीक है वही होगा जो वेलोसिटी, वी परपेंडिकुलर बी के परपेंडिकुलर है, तो ये वही आएगा जो अभी कल हमने लास्ट आर्टिकल पढ़ा था, मतलब ये सर्कुलर पाथ में घुमा देगा। तो अब वेलोसिटी का एक कंपोनेंट सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है और एक जैसा है वैसे ही है, वो तो आगे खींच ले जाएगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा फिर? तो क्या मैं अब समझा पाया? यस सर। अच्छा, तो हेलिक्स बन जाएगा। हेलिक्स में जो सर्किल है उसका रेडियस आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू इंटू बी से पता लगेगा, और दो सर्कल के बीच की दूरी वी पैरेलल से पता लगेगी। जो हेलिक्स है कहा मैंने, जैसे तुमने सर्कल बना दिया ऐसे, तो ये दो सर्कल के बीच की दूरी किससे पता लगेगी? कितनी हो रही है? वी पैरेलल। और जो सर्कल बनना है उसका जो रेडियस होगा वो किसकी वजह से होगा? तो वो रेडियस आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू इंटू बी होता है, तो यहाँ पर वी कौन सा वाला? मानवेंद्र क्लियर हो पाया नहीं हो पाया? यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, ये तो कल वाले पर ही डिपेंडेंट है पूरा, कुछ नया है नहीं। नया आप करते हैं, फिर दूसरा एक आर्टिकल जो है मेन इस बार वही समझाना है इसमें। हेडिंग डालिएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर मतलब, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास ऑलरेडी एक वायर है, सपोज इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रही है,
और ये जो वायर है ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। वायर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब हम बाद में बायो सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं तो या स्कूल्स में आप लोगों ने पढ़ लिया है, वहां पर एक वायर है जो करंट को ले जा रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर कितना होगा वहां ये निकालते हैं। और यहाँ पर क्या है, पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड है, अब एक करंट करंट वायर वहां से पास हुआ, तो इस वायर पर कितना फोर्स लगेगा वो बात हो रही है। अंतर समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हम्म। तो फिर हम लोग करंट अगर इधर को मानेंगे तो हम मानेंगे कि जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर को जा रहा होगा और उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मान लें, वीडी। तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। हेलो। यस सर। हम्म। तो देखते हैं फिर यहाँ पर कितना लगता है फोर्स। फॉर्मूला याद है, क्लास में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। सर F इक्वल टू आई एफ टाइम्स इक्वल एल क्रॉस बी। आई एल। यस सर। तो वायर की तो कोई पता नहीं है बेटा कितना होगा, हम ऐसा करेंगे, हमेशा एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे वायर का और उसकी लंबाई तो क्या मान लेंगे, डीएल, ठीक है। चलिए मैं लैंग्वेज बना देता हूँ, आप लोगों को मैं देख रहा हूँ लैंग्वेज नहीं बना पा रहा हूँ तो आप लिख भी नहीं रहे हो बाद में। Let us consider a conducting wire comma, कितनी करंट है इसमें, तो आई, तो करंट और करंट आई, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, पता नहीं जहां को भी है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए रखा गया है, ठीक हो गया। तो हमें करना क्या है वो लिख देते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स किस पर, ऑन द वायर। करंट कैरिंग। तो वायर में कितना फोर्स लगा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं पहले, कंसीडर a small portion, डीएल कर देते हैं ऑफ द वायर, free electrons will drift अपोजिट टू द करंट आई ना, वही चीजें लिख रहा हूँ जो तुम्हें मालूम है, अपोजिट टू द करंट आई।
वेलोसिटी ले लेते हैं, विद वेलोसिटी क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी लेते थे। तो बच्चों याद है जे इक्वल टू आई अपॉन ए लिखते थे, तो आई यस सर। जे इंटू ए। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की उसमें लिखे तो एन ई ए वी डी हो जाएगा। यस सर। यहाँ पर एन क्या है, नंबर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन, टोटल वायर में या पर यूनिट वॉल्यूम। डिफाइंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। ये तो पता ही है, चार्ज हो गया उस पर। ठीक है। यस सर। हाँ तो चलो करंट ऐसे रखते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन पकड़ा हमने, फ्री इलेक्ट्रॉन, उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन के नजरिए से सोचो बच्चों, एक मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है और एक माइनस ई चार्ज का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये मूविंग चार्ज हुआ या नहीं। तो मूविंग यस चार्ज सर। है तो ये वाला लगेगा या नहीं, सोचो, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। यस सर। भाई एक मूविंग चार्ज के ऊपर कितना लगता है, क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो भी मूविंग चार्ज है। तो अब आप लिखिए प्लीज। सो द एवरेज फोर्स so the average force किस पर, on the free electron will be, ऐसा करते हैं इसको स्मॉल एफ मान लेते हैं, तो माइनस सी टाइम्स वी डी क्रॉस बी, ऐसा हो जाएगा ये। हम्म। अब एक बात सोचो, जो वायर है ना, मैंने कितना लिया था डीएल लेंथ, यस सर। ये ए एरिया है। तो डीएल लेंथ में बच्चों कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे सोचो, यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं, एन। तो इतने वायर का वॉल्यूम कितना हुआ, ए इंटू डीएल। यस सर। तो उन पर कितना लगेगा, एक पर तो इतना है, समझ रहे हो ना। तो लिखिए, ये छोटा सा बना के साइड में हम लिखेंगे द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स in the small volume, in the small element लिखो, of length dl will be n into adl। क्यों, n into, भाई यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इतने यस सर। वॉल्यूम में कितने होंगे, n into adl। तो फिर
इतने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। एक पर जब पता है तो इतनों पर कितना होगा वैसे ही लगेगा। So the force on DL element, DL लिया था ना, element will be, उसे आप DF मान लो। तो जो Q होता है उस Q की जो क्या हुआ अब आपके पास NaDL इतने संख्या है यस सर, तो माइनस ई टाइम्स VD क्रॉस B ऊपर वाला ही भाई 8 पर इतना फोर्स, इतना भी क्लियर है। यस सर, अच्छा VD तो ठीक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यार, ऐसा करते हैं ना जो DL लेंथ है उसे वेक्टर मान लेते हैं। हमने ऐसा माना है शुरू में, देखो आप दोबारा मत बनाओ, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो DL को वेक्टर मान लेते हैं जिसकी डायरेक्शन जो है IT डायरेक्शन में ही मान लेते हैं। तो इफ वी कंसिडर direction of DL along the direction of I, then तो बच्चों ये जो DF होगा इसे आप कैसे लिख सकते हो, NEAVD टाइम्स DL क्रॉस B लिखते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। सोचो ऊपर वाले से, यस सर, NEAVD क्या है ऊपर इक्वेशन में लिखा है आपने, सर आई करेक्ट, तो इस पर कितना हो जाएगा I क्रॉस I टाइम सॉरी DL क्रॉस B। ठीक है ना। यस सर, तो कई जगह इसको IDL क्रॉस B भी लिखा जाता है, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। अगर DL की जगह L होता तो if length of the wire is L of the wire is L, then तो पूरा फोर्स F कितना हो जाएगा I टाइम्स L क्रॉस हो गया। भाई DL की जगह L हो जाएगा, फिर तुमने DL लिया पहले तो DL था अब L हो जाएगा। तो तुम सोच लो तो इसी तरह से निकल जाएगा डायरेक्ट ही। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वायर अलग अलग शेप में मुड़ा हो, यस सर, वायर ऐसे दिया तो ये DL है ना, जैसे ये ये L1 है, तो यहाँ पर तुम फोर्स निकालोगे, सपोज ये पॉइंट A1 है या A2 है,
तो A1 से A2 तक जब फोर्स निकालोगे तो उसके लिए L1 क्रॉस B अलग आएगा, तो डायरेक्शन अलग होगी। अब A2 से A3 तक जब करोगे बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें नहीं पता ना कहाँ को है, ये A2 है, तो अब ये L2 हो जाएगा। तो अब आप समझो हर बार आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी या नहीं? यस सर। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, सॉरी, L1 क्रॉस B अलग आएगा, L2 क्रॉस B अलग आएगा, ऐसे जोड़ दोगे ना। और कैसे जोड़ोगे? जैसे वेक्टर्स को जोड़ते हो, समय दो वेक्टर्स को। और अगर दो से ज्यादा, अगर पूरा वायर सीधा होता तो आप इसको इंटीग्रेशन जैसा भी मान सकते थे फिर, लेकिन जरूरी है कि वायर हमेशा सीधा ही हो। नो सर। अगर वायर सीधा नहीं है, वायर डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स कैसे निकाले ये भी हमें सिखाना पड़ेगा। तो मैं उस क्वेश्चन कराऊंगा अभी। पहले ये बताओ यार कि ये समझ में आया या नहीं, और ये बायो सेवर्ट लॉ से अलग है या नहीं? यस सर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर है। एक वायर ले लिया, उसमें आई करंट पास हो रही है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लोगे, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है। तो एक छोटा पोर्शन ले लो dl पहले। तो छोटा लेने से ये होता है वायर का कोई भरोसा नहीं वो सीधा है या नहीं, लेकिन बहुत छोटा लोगे dl, उसे सीधा माना जा सकता है। तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे? नहीं तो हमने करंट का बेसिक एक्सप्रेशन था, और डीएल पर एच इलेक्ट्रॉन पे निकाला पहले कितना फोर्स है, और फिर डीएल एलिमेंट पे कितना फोर्स है, और डीएल से ही हमने फिर एफ लिख दिया डायरेक्ट। तो ये आपका पूरा एक्सप्रेशन हो गया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक हो गया। तो मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ। हम लोग 10 मिनट के बाद मिलते हैं 5:10 पे। उसमें मैं इसी का एप्लीकेशन कराता हूँ आपको। अगर तार सीधा ना हो, मुड़ा हुआ हो, तो कैसे निकालें। ठीक है, 5:10 पे मिलते हैं। ओके।